सबसे पहले एक टर्म आता है रिलेशंस। रिलेशंस का ही पार्ट है फंक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले वी विल ट्राई टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। देखिए, रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन का मतलब वही है जो नॉर्मली आप एक लिटरेरी मीनिंग समझते हैं। रिलेशन का मतलब संबंध। ठीक है, बट मैथमेटिकली वो जो रिलेशन है, वो जो संबंध है, वो दो नंबर्स, दो एलिमेंट्स के बीच में होता है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, हाउ डू वी डिफाइन अ रिलेशन? सो इफ वी से लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। नाउ फॉर हरगुन, लाइक इन पर्टिकुलरली, एंड इफ एनी अदर स्टूडेंट इज देयर जिसकी लास्ट क्लास मिस हुई है, उनके लिए हम ये बता दें सी आई हैव सम थ्रोट प्रॉब्लम टुडे। ठीक है, तो उनके लिए हम बता दें कि set is a collection of numbers. It's not exact definition. Exact definition हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की हुई है, एक बार हम फिर से सर्च करेंगे। You should go back and watch that video. ठीक है, but set is a collection of number. So whenever I use that term set, तो आपको एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स की तरह से दिखना चाहिए, जिसे हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से A is a set, और हमने लिखा कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 7, 10, सो दैट्स अ कलेक्शन ऑफ दीज नंबर्स। ये इन पांच नंबर्स का कलेक्शन है सेट। ठीक है, तो लेट ए एंड बी बी टू सच सेट्स। तो हमने मान लिए ये दो सेट हैं, दो नंबर्स के कलेक्शन हैं। ठीक है, तो एक टर्म डिफाइन होता है, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट। ये पहला टर्म है इस चैप्टर का, फर्स्ट टर्म रिलेटेड टू दिस चैप्टर, देयर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसे कि हम दैट इज ए क्रॉस, ए इंटू नहीं है बच्चों, इट्स नॉट द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इट्स अ नोटेशन। एक ऑपरेशन का, मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक सिंबल है। ठीक है, जैसे प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल, वैसे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का सिंबल है जिसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स नॉट प्रोडक्ट, माइंड इट। ओके, सो दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं, उनके क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सो हाउ डू वी डिफाइन देयर क्रॉस प्रोडक्ट? सो देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय ठीक है, अब इनके क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इज गिवन बाय द कलेक्शन ऑफ, पहले एक बार आप चाहिएगा तो ये डेफिनेशन आराम से लिख लीजिए, आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल, और बहुत आसानी से समझ में आएगी। आई एम वेरी श्योर बहुत आराम से समझेंगे आप लोग। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब जिन पेयर्स में ऑर्डर हो। ठीक है, ऑर्डर का मतलब एक पैटर्न हो। द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज द लाइक योर कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, जब आप एक्स वाई प्लेन पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो बच्चों, तो वहां पे पॉइंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एक्स कॉमा वाई। नॉट दैट्स एन ऑर्डर्ड पेयर। रीजन, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है। जो पहली एंट्री है एक्स कॉमा वाई में, उसे एब्सिसा ही कहते हैं, और जो दूसरी एंट्री है उसे ऑर्डिनेट ही कहते हैं। नाउ व्हाटएवर यू पुट इन प्लेस ऑफ एक्स, वो कुछ भी हो, वो कहलाएगा एब्सिसा ही। जो दूसरी एंट्री है इन प्लेस ऑफ वाई, कुछ भी लिख दीजिए, वो कहलाएगा ऑर्डिनेट। नाउ दैट्स एन ऑर्डर्ड पेयर, जहां पे जो पहली एंट्री और दूसरी एंट्री की अलग अलग पहचान है। ठीक है, दैट व्हाट वी कॉल द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पे हमने कहा इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ऑर्डर्ड पेयर है तो दो एंट्री हैं, एज आई सेड एक्स कॉमा वाई, तो यहां पे भी ऑर्डर्ड पेयर है तो दो एंट्री हैं। वेयर द फर्स्ट नंबर ऑफ द पेयर, जो पहला एंट्री है, द फर्स्ट एंट्री ऑफ द पेयर इज फ्रॉम द फर्स्ट सेट, इज फ्रॉम सेट ए, एंड अनदर एंट्री इज फ्रॉम बी, और जो दूसरी एंट्री है, ठीक है, वो सेट बी से है। आई होप आप लोगों ने सबने लिख लिया होगा एटलीस्ट। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, अब जरा हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो दो एंट्री, ऑर्डर्ड पेयर है तो दो एंट्री, आपको दो नंबर चाहिए, दो एंट्रीज होनी चाहिए। अब उसमें ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अब एग्जांपल से आप समझे, बहुत सिंपल है। हमने कहा ए, सेट ए इज 1, 3, 5, 8। सेट बी हमने
सेट बी को हमने यहां पे लिखा ए बी सी। नाउ सी लेट अस राइट ए क्रॉस बी। अब समझिएगा बहुत सिंपल है। ए क्रॉस बी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, जहां पे उस पेयर की पहली एंट्री सेट ए से, दूसरी एंट्री सेट बी से। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखिए। पहली एंट्री ए से, तो ए का पहला नंबर उठाइए 1। अब उसके साथ कितने पेयर बन सकते हैं? 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी। ये हो गए 3। इसी प्रकार से अब आप यहां से दूसरी एंट्री उठाइए 3 के लिए भी कितने ऑर्डर्ड पेयर? 3 कॉमा ए, क्योंकि दूसरा एलिमेंट, दूसरी एंट्री जो है उस पेयर की वो सेट बी से आएगा। 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, 3 कॉमा सी। Likewise, you can keep on writing till you end 5 से related 5A, 5B, 5C. हरगुन, नित्यानंद, आयुष, I think आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। And then 8 comma A, 8 comma B, 8 comma C. So that's how you write the ordered pair. ठीक है, तो जो सेट पहले है बच्चों इस ऑर्डर में, उस सेट के एलिमेंट्स, उस सेट के नंबर हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में पहले लिखे जाएंगे, पहली एंट्री होगी। और जो सेट क्रॉस प्रोडक्ट में बाद में है, उस सेट के ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स, एलिमेंट्स दूसरे आपकी एंट्री होगी ऑर्डर्ड पेयर की। ठीक है, सो एम आई क्लियर? हरगुन, नित्यानंद, आयुष, एम आई क्लियर बच्चों? क्विकली, इज दैट ओके? ओके, आई होप सो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। सो दैट्स इट, दैट्स योर ए क्रॉस बी। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। अब देखिए, नाउ व्हाई डू आई नीड टू डिफाइन इट? देखिए, इससे ज़्यादा क्रॉस प्रोडक्ट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, और आई थिंक एक एग्जाम्पल सफिशियंट है। या आप लोगों को किसी को डाउट हो तो लेट मी नो। आयुष, हरगुन, नित्यानंद, एनीवन एल्स? इफ यू पीपल हैव एनी डाउट लेट मी नो क्विकली। नव्या, इट्स ओके, ओके फाइन नव्या, ओके आयुष, इट्स ओके। तो चलिए देखिए, अब आते हैं हम लोग रिलेशंस पे। अब क्रॉस प्रोडक्ट बताना हमारी मजबूरी थी, कंपल्शन था, बिकॉज वी कांट डिफाइन अ रिलेशन, वी कांट डिफाइन अ रिलेशन विदाउट डिफाइनिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसलिए उसे हमें डिस्कस करना ही था। नाउ हाउ डू वी डिफाइन अ रिलेशन? सबसे पहले समझ लीजिए, रिलेशन, एनी रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसका नोटेशन है कैपिटल आर। अच्छा, जो लास्ट क्लास में रहे होंगे उन्हें पता होगा कि रियल नंबर्स का नोटेशन भी होता है कैपिटल आर। ठीक है, बट वहां पे आपको याद होगा हमने एक वर्टिकल लाइन पैरेलल टू दिस लाइन हमने ड्रॉ की हुई थी वहां पर भी। ठीक है, सो दैट्स योर that was the notation for real number, this is the notation for your relation। ठीक है, तो अब डेफिनेशन ये है, एनी रिलेशन आर। अब रिलेशन हमेशा देखिए, ऑफ कोर्स रिलेशन के लिए आपको 2 लोग तो चाहिए ना भाई, किसी भी 2 नंबर्स का रिलेशन, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन, 2 लोगों का रिलेशन, यू नीड 2 थिंग्स, 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 पर्सन्स। ठीक है, तो यहां पे हमें 2 सेट चाहिए। तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दिस इज हाउ वी रीड इट, दिस इज हाउ वी रीड इट। R is a relation that is defined from set A to set B। ठीक है, is a subset of, subset definition याद है लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने, is a just a minute बच्चों, so it is a subset of A cross B and I think ये हो गया है, just a minute बच्चों, is a subset of A cross B। मतलब आपने जिस तरह से यहां पे ये A क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट लिख लिया, इसका कोई भी पार्ट उठाइए वो आपको रिलेशन होगा A से B में। ठीक है, दैट विल बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम प्रीवियस वाला ही यहाँ पे वो ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने रिलेशन R लिखा, ठीक है, 1 कॉमा A, 3 comma A, 5 comma B, and that's it। Now, isn't this a subset of A cross B, the example which we considered on the last slide? है ना? यहां पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है इसका सबसेट है कि नहीं है? तो बिल्कुल है भाई, 1 comma A है, 3 comma A है, 5 comma B है।
तो तीनों जो वहां पे आपके एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं, वो A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं, हेंस दिस इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. So since this is a subset of A cross B, therefore R is a relation from A to B. अब हो सकता है आप लोगों कुछ बच्चों को लग रहा हो ये भाई कौन सा रिलेशन हो गया ये कहां से कोई रिलेशन हो गया 1A 3A 5B, हाउ कैन यू सी दैट? तो उसको देखने का तरीका है मैपिंग बच्चों, ठीक है. तो उसे आप बहुत ही आराम से देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैपिंग, ठीक है. देखिए कैसे. I say let us consider two set. ये सबसे आसान तरीका है रिलेशन को देखने का. यहां पे हमने एंट्रीज रखी 1 2 व्हाट वर दे, आई थिंक 1 3 5 8 नो, ठीक है. तो यहां पे हमने एंट्रीज रख ली 1 3 5 8 और यहां पे एंट्रीज हैं A B C, आई थिंक यही थे, ठीक है. अब जो हमने रिलेशन वहां पे डिफाइन किया वो क्या है? हमने कहा ये एक रिलेशन है यार. तो 1A 3A 5B, हाउ? तो इसका मतलब देखिए वो जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे वो बता क्या रहे हैं? मैं दे आर टेलिंग अस रादर 1 इज रिलेटेड विद A बिकॉज 1 कॉमा A, 3 is related with A because 3 comma A, and 5 is related with B because 5 comma B. ठीक है. तो ये जो हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, ठीक है, दे टेल अस that 1 comma A means 1 is related with A. अब आप सोचोगे कौन सा रिलेशन जिससे रिलेटेड है? डजंट मैटर फॉर अस. मैथमेटिक्स में वो रिलेशन क्या है दैट इज सेकेंडरी. आपको बता दिया गया 1 is related to A, बस दैट्स इट, दैट्स सफिशिएंट फॉर अस, ठीक है. तो जब भी आप कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट लिखेंगे वो एक रिलेशन होगा. क्यों होगा? क्योंकि 1 comma A का मतलब है 1 is related to A, 3 comma A means 3 is related to A, 5 comma B means 5 is related to B, and this is how you show it with the help of mapping, ठीक है. और आप इसे कहते पर देखिए कहते कैसे? आप कहते A से B, R is a relation from A to B, R is a relation from A to B, ठीक है. so that's the definition for relation. ये रिलेशन को समझने का तरीका है. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से. मान लीजिए हमने यहां कहा आपका सेट है A -1 0 2 3, सेट B है आपका 1 2 5 7, ठीक है. नाउ इफ आई डिफाइन R from A to B, where R के लिए हमने लिख दिया. अब देखिए हमें ऑर्डर पेयर लिखने, A से B पे रिलेशन है, समझ लीजिएगा. A से B पे रिलेशन है तो वो किसका क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होगा? A क्रॉस B का. मतलब जो ऑर्डर पेयर लिखेंगे उसमें पहली एंट्री सेट A से, दूसरी एंट्री सेट B से होनी ही चाहिए. तो आप कुछ ऑर्डर पेयर ऐसे लिख लीजिए. मान लीजिए आपने कहा -1 2 2 3 2 3 देखिए नहीं हो सकता, 2 5 एंड देन 0 7 एंड मे बी दैट्स इट, ठीक है ना. हाउ विल यू रिप्रेजेंट दैट? तो फिर से देखिए इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपने कहा भाई ठीक है ये A है, ये B है, ये है रिलेशन R फ्रॉम A टू B. ये हो गया आपका रिलेशन R फ्रॉम A टू B, ठीक है. अब A में जो आपके नंबर्स हैं -1 0 2 3, B में नंबर्स हैं 1 2 5 7. नाउ हाउ विल यू मैप दैट? आप लोग करते रहना बच्चों. हाउ विल यू मैप दैट? ओके आदित्य ठाकुर, नाइस, हेलो, एंड देन ओके हेमंत, यू आर देयर, वेरी गुड. आयुष, आदित्य ठाकुर, सी आई टोल्ड यू ऑल कि जिन्होंने बायो नीट के लिए लिया है उनके लिए भी क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं. बट हाँ मतलब यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना है तो यू मे स्किप इट. बट उसकी बस ये आपको फिजिक्स में हेल्प कर सकता है. फिजिक्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में जो भी हम लास्ट तक इंटीग्रेशन तक डिस्कस करेंगे वो बहुत कुछ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में हेल्प कर सकता है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप दिस कोर्स, है ना. इसका रीजन ही यही था. सो -1 इज मैप विद 2, -1 2 से मैप्ड है या 2 से रिलेटेड है. 2 किससे रिलेटेड है? 2 5 से रिलेटेड है. 3 किससे रिलेटेड है? 3 आपका आई थिंक 0 7 से रिलेटेड, एंड दैट्स इट. तो ये हो गया आपका रिलेशन, ये हो गया उसको मैपिंग से रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है. तो दीज आर 2 एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ विच आई ट्राइड टू एक्सप्लेन यू ऑल द
डेफिनीशन ऑफ रिलेशन। आप समझिएगा, ये रिलेशन बहुत सिंपल तरीके से जिस तरह से हमने ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या हो सकता है आपको डिफाइन भी कर दिया जाए। तो एक एग्जांपल और लेते हैं जहां पे हम इसे डिफाइन रिलेशन ही डिफाइन करेंगे। अब समझिए एक और एग्जांपल। अच्छा, यहां तक यदि किसी को डाउट हो, नित्यानंद, हेमंत, आदित्य, आयुष, नव्या, anyone having any doubt, let me know quickly. Okay. क्या सिर्फ दो एलिमेंट्स का? बिल्कुल 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 आयुष, जो रिलेशन हम लोग पढ़ा एक्चुअली से बाइनरी रिलेशन कहते हैं। मतलब ए से बी, एक सेट इधर है एक सेट इधर है। जैसे आप समझिए, 2-3 एग्जाम्पल देना है ना, तब तक आप ये बताइए इसमें कोई डाउट हो तो तब तक आप मैसेज करें, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल ये है यहाँ पे, मान लीजिए हमने कहा नाइस हेमन, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आप जैसे 2 सेक्शन है, क्लास 11th में आप गए, देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी, ठीक है। अब हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट द रिलेशन इज दैट अ स्टूडेंट ऑफ ए, समझिएगा ध्यान से, स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए is related to the student of section B if they are wearing same color t-shirt. So like I am wearing white t-shirt today, so I am in section A, so with which student I will be related to of section B? section B के किस स्टूडेंट से हम रिलेटेड होंगे? हम उस स्टूडेंट से रिलेटेड होंगे जो व्हाइट कलर टी शर्ट पहने होगा, ठीक है। तो 2 ही एलिमेंट्स, 2 ही ऑब्जेक्ट, 2 ही लोग चाहिए इस रिलेशन में, एक इधर के कलेक्शन में और एक उधर के कलेक्शन में। तो सेट ए से सेट बी यदि रिलेशन है तो आप बहुत से तरीके हो सकते हैं। दूसरा तरीका, इफ आई से दैट स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए इज रिलेटेड टू स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी, कृष्णा, एक मिनट, आदित्य कह रहे हैं आप? नहीं, हाँ आदित्य, नो, सी पूर्णांक इज बेसिकली फॉर मैथमेटिक्स है ना, सो आई एम अ सिंपल मैथ्स टीचर, आदित्य बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैथ्स ही ये जाता। देखिए आप लोगों के सपोर्ट के लिए हम लोगों ने साइंस की क्लासेस दे दी थी, ठीक है। सो दो वी हैव टीचर्स विद अस बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर लाइक ऑनलाइन क्लासेस सो फ्रीक्वेंटली, ओके। सो ओके आदित्य चलिए एनीवेज, तो अब वापस आते हैं, सेक्शन ए का स्टूडेंट, सेक्शन बी के स्टूडेंट। अब हम दूसरा रिलेशन डिफाइन करते हैं। हमने कहा एनी स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए इज रिलेटेड टू अनदर स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी इफ he or she score 5 marks more than the student of B। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ए का कोई भी स्टूडेंट बी के स्टूडेंट से, बी सेक्शन के स्टूडेंट से तभी रिलेटेड होगा जब उसके मार्क्स बी के स्टूडेंट से 5 ज्यादा हैं। अब मान लीजिए हमारे मार्क्स 80 हैं आउट ऑफ 100, ऑफ कोर्स 80 में 80 नहीं बोल रहे हैं, 100 में, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 इफ आई स्कोर 80 मार्क्स, तो आप बताइए हम किस बच्चे से उस दूसरे सेक्शन बी के किस स्टूडेंट से रिलेटेड होंगे? उससे रिलेटेड होंगे जिसके मार्क्स हमसे 5 कम हैं। हमने रिलेशन क्या डिफाइन किया था? एनी स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए इज रिलेटेड टू एनी अदर स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी इफ हिज और हर स्कोर is 5 more than the score of student of section B। यदि हम सेक्शन A में हैं, हमारे मार्क्स 80 हैं, so I'll be related to that student, okay। If is the relation known as binary relation, then more than the relation exists। binary अभी हेमंत, I will answer you right, हम समझ रहे थे कोई ना कोई इसे पकड़ेगा, ठीक है। चलिए I will answer you, ठीक है। तो यदि हमारे मार्क्स 80 हैं, so with which student will I be related? तो जिसके मार्क्स 75 होंगे। तो सेक्शन ए में जिसके मार्क्स 90 हैं वो किससे रिलेटेड होगा? जिसके मार्क्स 85 होंगे, ठीक है। सो यू कैन डिफाइन रिलेशन इन एनी वे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप ऐसे मान सकते हो कि भाई एक सोसाइटी यहाँ पे, एक दूसरी सोसाइटी यहाँ पे, एनी पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी इज रिलेटेड टू एनी अदर पर्सन ऑफ द सोसाइटी इफ ही और शी आर स्टेइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी पे यदि 2 लोग हैं तो दे आर रिलेटेड, एज सिंपल एज दैट। तो हम यदि किसी से रिलेट होने हैं तो हम उससे रिलेटेड होंगे जो हमसे 100 मीटर की दूरी पे। तो हो सकता है हमसे 100 मीटर की दूरी पे 10 लोग हो तो हम 10 से रिलेटेड हैं, हम 10 से रिलेटेड हैं, ठीक है। सो ये है रिलेशन, ओके। अब हेमंत के क्वेश्चन पे आते हैं। हेमंत का क्वेश्चन है कि क्या रिलेशन में बाइनरी रिलेशन छोड़ के कुछ एग्जिस्ट करता है? तो देखिए रिलेशन को जिस तरह से हमने डिफाइन किया वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट से डिफाइन किया है। तो एक्चुअली बाइनरी रिलेशन आप जब बहुत डिटेल में जाओगे,
आपकी टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, शायद किसी और बोर्ड की टेक्स्ट बुक में मिल जाए, बट नॉर्मली सीबीएसई में नहीं मिलेगा। बाइनरी रिलेशन हम उसे कहते हैं जब दोनों साइड सेम कलेक्शन हो, ए से ए हो, सेट ए से बी ना हो के रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए हो। बट हमारा जो यहाँ पे बाइनरी वर्ड यूज करने का पर्पस था वो था दो एलिमेंट, तो दो के लिए नॉर्मली वी यूज दैट वर्ड इन मैथ्स, बाइनरी, ठीक है। तो दो एलिमेंट पे ही ये रिलेशन चलता है, द वे वी डिफाइंड इट हेमंत। ओके, सो आई थिंक आई आंसर्ड यू हेमंत। तो चलिए ये हो गया आपका। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अब हमने यहाँ पे सेट ए लिया 1 2 3 4 डॉट 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 टिल 10। अब जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, इफ यू कैन डू इट तो आई एम श्योर कि अब आप लोग रिलेशन समझ गए। सो एवरीवन शुड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, सो ये है, एंड नाउ सी आई सेड रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू ए इटसेल्फ, मतलब दोनों साइड पे सेम सेट है, ए से ए हमने रिलेशन आर डिफाइन किया, सच दैट सो वेयर आर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी, आर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी such that, so ordered pair a comma b such that a minus b is equal to 3. Now that's it. अब देखिए, अब हमें रिलेशन यहां पे लिखना है कि कौन किस एलिमेंट से रिलेटेड है। ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b है, मतलब पहली एंट्री a है, दूसरी एंट्री b है, दोनों ही नंबर इस सेट से हैं, सेट ए से हैं, क्योंकि ए से ए पे रिलेशन है, ठीक है। तो ये एंट्री भी ए से है, ये एंट्री भी ए से है, तो मतलब दोनों ही नंबर 1 से 10 के मिला के 1 से 10 के बीच में या उनको मिलाकर हैं, ठीक है। नाउ a माइनस बी इज 3, सो a इज नथिंग बट b प्लस 3। अब आपको देखिए यहां पे रिलेशन लिखना है, तो आप कहोगे सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप चाहें तो आई विल से रादर आप लोगों को प्रयास करना चाहिए इसे लिखने का, सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस रिलेशन, यू नीड टू राइट ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस रिलेशन। सो इज एनीवन डूइंग दैट? नव्या, हेमंत, आदित्य, आयुष, एनीवन? कोई कर रहा है बच्चों? नित्यानंद, देखिए हाउ विल यू डू दैट। b की मिनिमम वैल्यू कितनी? b की मिनिमम वैल्यू है 1, तो जब आप b को 1 रखेंगे तो a कितना आएगा? तो ऐसे आप करिए, पुट b इज इक्वल टू 1, a हो गया 4। ऑर्डर्ड पेयर याद रखिएगा a कॉमा b है, तो पहला आ गया 4 कॉमा 1। इसी प्रकार से b को आपने 2 रखा, a हो गया 5, b को 3 रखा, a हो गया 6, कहां तक? b को 7 रखेंगे, ठीक है, और a हो जाएगा 10। इसके आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि a10 इज द मैक्सिमम वैल्यू। भाई a और b दोनों ही तो आपके इसी सेट से हैं, तो आप ना b से पहले जा सकते 1 के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि 1 से पहले 0 आता, 0 इस सेट में है नहीं, a और b दोनों इसी सेट में होने हैं, ठीक है। तो अब ऑर्डर्ड पेयर क्या आया? तो ये हो गया 5,2, 6,3, कहां तक? डॉट डॉट डॉट, कहां तक बच्चों? 10,7 तक। ये है फाइनली एक और एग्जाम्पल आपका रिलेशन में, ठीक है। सो इज एनीवन सॉल्विंग हियर? क्विकली लेट मी नो, ठीक है। कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है? अरे भाई बता दो आंसर कोई बच्चों, ठीक है। तो ये आया है ना, तो ये है आपका यहाँ पे रिलेशन आर इन रिटर्न इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब ये एक और, ये फाइनल, यही एक आखिरी तरीका है जहां पे रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखोगे इसका रूल दे दिया जाए। रूल बताया गया कि a कॉमा b, a is related to b if a minus b is 3, that means a is equal to b plus 3। इस रूल को फॉलो करते हुए फिर आपको सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने पड़ेंगे। सो दैट्स इट, सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ दिस, राइट, वेरी गुड हेमंत, वेरी गुड हेमंत, ठीक है। सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। नाउ लेट्स मूव क्विकली टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, एंड दैट इज टर्म्स रिलेटेड। 2 टर्म, 3 टर्म है रादर, जल्दी से देख लेते हैं, और फिर हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन, उस पे आते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू रिलेशंस। टर्म्स रिलेटेड टू रिलेशन, पहला टर्म है डोमेन। सो फर्स्ट वन इज डोमेन, ठीक है। सो होता क्या है, इफ आई से
R is a relation from A to B. I believe अब आप ज़्यादातर बच्चे इस नोटेशन से कंफर्टेबल हो गए होंगे. So if R is a relation from set A to set B, ठीक है, then domain of relation R, पहले लिख लीजिएगा फिर हम समझा रहे हैं. Domain of relation R is the collection of first entry of all the ordered pairs, first entry of all the ordered pairs of R. मतलब देखिए, हमें पता है कि जब आप रिलेशन R लिख रहे हैं तो आप कैसे लिख रहे हैं, हम उसे कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की तरह से लिख रहे हैं, जैसे यहां पे लिखा. ठीक है, अब उन हर ऑर्डर्ड पेयर की जो पहली एंट्री है उसको आप कलेक्ट कर लीजिए, वो आपका रिलेशन का डोमेन कहलाएगा. ठीक है, आप इसे सिर्फ मैथमेटिकली समझिए अभी. ठीक है, उसके बाद हम आपको अच्छे से समझाते हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मैथमेटिकली राइट नाउ. ठीक है, डाउन द लाइन आप बिल्कुल हर टर्म को अच्छे से समझ जाएंगे फॉर श्योर. तो पहले टर्म का, पहली एंट्री का कलेक्शन. ठीक, अब देखिए हर तरह से समझाते हैं. गोइंग बैक फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्पल इटसेल्फ. इस एग्जाम्पल पे आए, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि भैया इसका डोमेन बता दो. इस रिलेशन का डोमेन क्या. ठीक है, तो इसका डोमेन आपने लिखा. डोमेन को यदि हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करें, तो अभी तो लिख देते हैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करें, तो क्या लिखेंगे बच्चों, हर ऑर्डर्ड पेयर की पहली एंट्री को कलेक्ट करिए. तो 1 3 5 ये हो गया डोमेन, पहले एग्जाम्पल का डोमेन. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. सेकेंड एग्जाम्पल था आपका ये रिलेशन है. बताइए क्या डोमेन होगा. यहां पे डोमेन हो जाएगा, पहली एंट्री कलेक्ट करिए -1 0, ऑर्डर मेंटेन करेंगे 2, तो -1, 0, 2 ये हो गया आपका डोमेन. ठीक है, नाउ इफ यू कम टू दिस मैपिंग पार्ट, मैपिंग पार्ट से आप डोमेन कैसे समझ सकते हैं. देखिए बहुत सिंपल है. सेट ए के वो एलिमेंट्स जो किसी ना किसी एलिमेंट सेट बी से मैप्ड हैं, रिलेटेड हैं, वो डोमेन का पार्ट है. आई एम रिपीटिंग, सेट ए के वो एलिमेंट्स, जब रिलेशन आपका ए से बी में है तो पहला जो सेट है ए से बी में, पहला सेट ए है. सेट ए के वो एलिमेंट्स जो सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से मैप्ड हैं, रिलेटेड हैं, वो आपका डोमेन का पार्ट है. तो ये हो गए आपके 3 एलिमेंट्स डोमेन के पार्ट. ठीक है, सो दे गिव अस डोमेन 1 3 5 है ना. तो आई थिंक दैट वाज द एग्जांपल फॉर दिस वन. तो 1 3 5. ठीक है, सिमिलरली इस मैपिंग में यदि हम देखेंगे तो इस मैपिंग में डोमेन कौन कौन से एलिमेंट है, -1 जो किसी ना किसी से मैप है, 0 2, तो ये 3 हो गए आपके डोमेन के पार्ट, -1 0 2. तो ये आपने यहां भी लिख रखे. कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल. अब इसमें डोमेन क्या है, तो यहां पे आप कहेंगे डोमेन में कौन कौन से नंबर हैं, 4 5 6 7 8 9 10. मानते हैं बच्चे सारे. I think you all agree with me. Yeah, Hemant, very good Hemant. 1 3 5 -1 0 2. Yeah, that's nice, that's true. ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे डोमेन. ठीक है, तो ये हो गया डोमेन निकालने का तरीका. ठीक, तो पहला जो एंट्री है, हर ऑर्डर्ड पेयर की पहली एंट्री को आप कलेक्ट करके लिख लो. दैट्स सिंपल, दैट्स योर डोमेन. तो ये हो गया पहला टर्म. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट टर्म इज योर कोडोमेन. अब कोडोमेन में तो कोई समस्या ही नहीं है. देयर इज नथिंग लाइक विच यू हैव टू इवैल्यूएट करने जैसा कुछ भी नहीं है. सो इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर आपका रिलेशन है ए से बी में, देन सेट बी इज द कोडोमेन. ये आपका कोडोमेन है. ठीक है, देन सेट बी इज द कोडोमेन. दैट्स इट. तो ये हो जाएगा आपका यहां पर कोडोमेन बच्चों. ठीक है, सिंपल, कोई एक्सेप्शन नहीं है. तो जैसे यहां पे कोडोमेन क्या है, सॉरी इससे पहले वाले में आर आपका ए से ए में था, तो जो दूसरा सेट है ए से बी जा रहा है, ए से सी जा रहा है, पी से क्यू जा रहा है, तो रिलेशन आर पी से क्यू में है, तो क्यू पूरा सेट, पूरा कलेक्शन आपका कोडोमेन है विदाउट एनी एक्सेप्शन. तो ये पूरा का पूरा सेट आपका यहाँ पे कोडोमेन है.
कौन सा सेट? 1 2 3 से लेकर 10 तक का, ठीक है। सो दैट एंटायर सेट इज द कोडोमेन। ठीक, पहले जाएं तो ये पूरा का पूरा सेट आपका यहां पर, जस्ट अ मिनट, राइट, तो ये पूरा का पूरा सेट यहां पे आपका कोडोमेन है। ये यहां पे ये पूरा का पूरा सेट ABC आपका क्या है? कोडोमेन है, ठीक है। So that's how you define the next term, which is codomain. It has no exception. You can write it very directly. Very good, Hemant. Then number of set A related to number of set B is the domain. Yes, elements. बिल्कुल सेट ए के वो एलिमेंट्स, बिल्कुल हेमंत, सेट ए के वो एलिमेंट्स या आयुष, वेरी गुड, ठीक है, वो आपके डोमेन का पार्ट हैं जो सेट बी से रिलेटेड है। बिल्कुल यही ही रिलेशन का, यही ही डोमेन की डेफिनेशन है। बिल्कुल एग्जैक्टली, वेरी गुड। थर्ड इज अगेन अ बिट इंटरेस्टिंग, रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन, अब देखिए डोमेन आप समझ गए, रेंज क्या है? रेंज इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ सेकेंड एंट्री ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। पहली एंट्री का कलेक्शन डोमेन है, सारे ऑर्डर रिलेशन के, सारे ऑर्डर पेयर के, और रिलेशन के सारे ऑर्डर पेयर की सेकेंड एंट्री का कलेक्शन रेंज है ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द रिलेशन। तो रिलेशन के सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन यहां पे आपका क्या है? वो हो जाएगा आपका रेंज, ठीक है। तो फिर से वापस चलते प्रीवियस एग्जांपल्स पे और देखते हैं रेंज। अब ये पहले चलिए यही सामने है, सबसे पहले तो इसमें रेंज लिखिए, बताइए क्या आएगा बच्चों रेंज? सेकेंड एंट्री का कलेक्शन, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। सो 1 2 3 4 5 कहां तक? 7 तक, 6 7, तो ये रेंज आ गया, ठीक है। इससे पहले एग्जांपल पे चलते हैं, सेकेंड एलिमेंट्स का कलेक्शन। तो यहां से यदि हम रेंज लिखें इस एग्जांपल में तो 2 5 7, तो ये हो जाएगा 2 5 7। देखिएगा रेंज हमेशा कोडोमेन सेट में मिलेगा, यू विल ऑलवेज गेट रेंज इन द कोडोमेन सेट। तो कोडोमेन सेट के वो एलिमेंट्स का कलेक्शन रेंज है जो किसी न किसी सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड हैं, जो किसी न किसी सेट ए के एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये देखिए 2 5 7, ये हो गया आपका रेंज। गोइंग बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल, यहां पे रेंज क्या है? तो यहां पे रेंज हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन। अब यहां पे देखिए 2 बार ए है, कलेक्शन में आप एक ही बार लिखेंगे, सो इट्स ए कॉमा बी, सिंपल। बात समझ में आ गई भाई? जो एलिमेंट रिपीट हो जाए हम उसे एक ही बार लिखते हैं। आई मेंशन दैट इन माय प्रीवियस क्लास, ओके। सो 1 2 7, वेरी गुड, 2 5 7 इज द रेंज, वेरी गुड हेमंत, ठीक है। सो हियर ए कॉमा बी, और ये है इसका यहाँ पे मैपिंग, तो ये देखिए ए कॉमा बी, ये कोडोमेन के वो एलिमेंट्स जो सेट डोमेन सेट के या सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, वो आपके रेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बहुत ही बेसिक सिंपल डेफिनेशन रिलेशन की, समझने का तरीका, लिखने का तरीका, टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू मे गेट। यदि आपको एक रिलेशन दे दिया जाए और पूछा जाए भैया उसका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो याद रखिएगा जब तक आप ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, जैसे ये एग्जांपल आपके लिए काफ़ी क्रूशियल हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, जब तक जैसे ये एग्जांपल हमने रिलेशन डिफाइन किया, हमने ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखे, ऑर्डर्ड पेयर आपको लिखने पड़े, तो जब तक आप सारे ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं लिख लेंगे बच्चों, तब तक डोमेन और रेंज की बात आप नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। सो इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, you should know you need to write all the ordered pairs the way we did here, okay. codomain is never an issue, जैसे ही आपसे कहा गया relation R is from X to Y, तो Y is the codomain, A to B, B is the codomain, codomain has no problem at all, ठीक है। so that's it from the relation which we had to discuss here. Before I start with the function, the most important topic for today, क्योंकि नाम ही हमने जब शेड्यूल किया गया है क्लास तो हमने लिखा था फंक्शन वहाँ पे, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये वो पार्ट है जिसका आवश्यकता आपको पड़ेगी
किसी भी पोर्शन में, इवन इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले फंक्शन की डेफिनीशन देखिए, हमें क्यों रिलेशन बताना पड़ा, बिकॉज फिर से वही बात है, फंक्शन रिलेशन से डिफाइन होता है। सो आई वॉज compelled to define the relation, और रिलेशन के लिए I was compelled to define the क्रॉस प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली ऑलमोस्ट इसी ऑर्डर में आपको ये सारी थ्योरी मिलेगी। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट, रिलेशन, फिर उसके टर्म्स, और फिर फंक्शन पे हम लोग आएंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शन। एनीवन हैव टू आस्क एनीथिंग, लेट मी नो क्विकली। यदि किसी को कुछ पूछना हो जल्दी से बताएं बच्चों, ठीक है, एल्स आई विल बी मूविंग अहेड, है ना। तब तक पानी वानी पी लीजिए। अरे थैंक यू। Okay, so see, I got a cup of tea here. तो कोई किसी को कुछ पूछना है बच्चों? Let me see. I don't think there's any doubt. So let me move ahead in that case. देखिए, any relation are from A to B. Definition पहले लिख लीजिएगा, then I will explain it once you write it down. Any relation R from A to B will be a function. स्पेशल रिलेशन है ये, हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। या नाइस आयुष, ठीक है, हर रिलेशन आपका फंक्शन नहीं हो सकता। सो इट हैज टू बी, देयर हैज टू बी समथिंग स्पेशल फॉर अ रिलेशन टू बी अ फंक्शन। ठीक है, सो एज आई सेड, हर फंक्शन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। जस्ट अ मिनट। या देखिए, सो विल बी अ फंक्शन ओनली व्हेन, सिर्फ तभी। सो ओनली व्हेन, ये मतलब ये याद रखिएगा, सिर्फ तभी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए, हैज सिंगल इमेज, ओनली वन इमेज in B. So every element of set A has an image in B. Set A के रिलेशन A से B है, तो जो पहला सेट है उसके हर एलिमेंट, हर नंबर, इमेज क्या होता है देखिए, उसके लिए वापस से मैपिंग पे चलते हैं। आई थिंक उसकी हेल्प से आप समझ जाओगे इमेज कैसे डिफाइन होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने यहाँ पे कहा 1A से रिलेटेड है, तो ये जो एरो बना, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि A 1 की इमेज है। 1 जिससे रिलेटेड है, ठीक है, वो आपका जो नंबर है वो इसका इमेज है। तो 1 की इमेज क्या है इस रिलेशन में? A। 3 की इमेज क्या है? A। 5 की इमेज क्या है? B। क्लियर? अब आप इस मैपिंग में आइए। -1 की इमेज क्या है? 2। 0 की इमेज क्या है? 7। 2 की इमेज क्या है? 5। ठीक है, या आप यहां पे आ जाइए, जो दूसरी एंट्री है ऑर्डर्ड पेयर की, जो सेकेंड एंट्री है ऑर्डर्ड पेयर की, वो फर्स्ट एंट्री की इमेज कहलाती है। ओके, सो 4 की इमेज क्या है? 1। 5 की इमेज क्या है? 2। 6 की इमेज क्या है? 3। लाइकवाइज 10 की इमेज क्या है? 7। तो आई बिलीव आप लोग टर्म को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। ठीक है, So when do we say or how do we claim that a relation is a function? So where is it? Just a minute. Yeah, जब A के हर एलिमेंट की सिंगल इमेज हो। Now I will again explain this with the help of mapping. सबसे आसान तरीका, ठीक है। अब जरा एक बताइएगा, if you people are alert, try to answer me quickly. हमने रिलेशन बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हैं सेट ए में, और सेट बी में हमने लिखा यहाँ पे A B C D E F। ठीक है, उधर भी कोइंसिडेंटली 6 ही लिखे हमने। ठीक है, अब हम मैप कर रहे हैं, रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। 1 to C, 3 to D, 2 to B, 4 to D, 5 to F, and 6 to E. Now tell me whether this relation is a function or not.
बताइए ये रिलेशन जो हमने लिखा है, जो मैपिंग की हेल्प से रिलेशन लिखा है, क्या ये फंक्शन है बच्चों? और है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? लेट मी नो क्विकली. एनीवन? हेमंत इज एक्टिव एंड आयुष इज एक्टिव. व्हाट अबाउट अदर्स? नित्यानंद, नव्या? Okay. So let me know whether that's a function or not. तो फिर से वही बात है तो क्यों और नहीं है तो क्यों. Not a function. Ayush is saying not a function and then Navya is saying no. Okay. तो I will say कि आप सारे के सारे थोड़ा सा धोखा खा गए. Most of you fell in my trap. देखिए कैसे. डेफिनेशन पे वापस आइए, समझिए. एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव सिंगल इमेज इन बी. पहली चीज, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही कि नहीं? हर एलिमेंट की इमेज है. ए के हर एलिमेंट की इमेज है कि नहीं? ए 1 2 3 4 5 6. ऐसा कोई एलिमेंट यहां नहीं छूटा जिसकी इमेज ना हो. आई थिंक दैट्स क्लियर टू एवरीवन. ठीक है. तो आप लोग फंसे कहां? फंसे सिंगल इमेज में. अब बताइए, चलिए अब लिखते हैं. 1 की इमेज क्या है? 1 की इमेज है C. ठीक है, तो एक ही इमेज आई. 2 की इमेज क्या है? 2 की इमेज है B. 3 की इमेज क्या है? 3 की इमेज है D. 4 की इमेज है D. 5 की इमेज है F. 6 की इमेज है E. अब बताइए कोई भी ऐसा एलिमेंट हमने यहां पे लिखा लेफ्ट साइड पे जिसकी एक से ज्यादा इमेज हो. सिंगल इमेज का मतलब 1 इमेज होनी चाहिए. एलिमेंट ऑफ A not have a single image. Navya 3 and 4 have the same image. Yes, I got that Navya. हम समझ गए थे गलती कहाँ पे हुई. देखिए अब नव्या एंड आयुष, आई थिंक आप दोनों को क्लियर हो गया. सेम इमेज होना कहाँ प्रॉब्लम है? डिड आई से कि सेम इमेज नहीं हो सकती? डिड आई से कि हर एलिमेंट की इमेज डिफरेंट होनी चाहिए? नो, आई डिडंट से दैट. आई जस्ट सेड हर इमेज की, हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए. सिंगल का मतलब सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए. नाउ डिड यू फाइंड एनी एलिमेंट ऑफ सेट A विच हैज मोर देन 1 इमेज इन B? सो आंसर इज नो. सबकी एक एक इमेज है. C B D D F E एक एक इमेज है, सिंगल इमेज है. नाउ इज दैट क्लियर और नॉट? नव्या, आयुष, हेमंत, नित्यानंद, एवरीवन, इज दैट क्लियर? क्विकली लेट मी नो बच्चों, लेट मी नो. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई बच्चों? So now is that clear कि ये फंक्शन है? So hence here R is a function. आप थोड़ा जल्दी से बता दें, ठीक है, तो हम भी कंफर्म हो जाएं and I should move ahead. ठीक है, तो अब हम जरा I am going to write down the next example here. ठीक है, चलिए हम अगला एग्जाम्पल जब तक लिखते हैं. देखिए एक और मैप बनाते हैं. A से B रिलेशन. See 1 2 3 4 5 6 A B C D. हाँ जी, ओके. नव्या सिंह, यस फाइन नव्या, गुड. देखिए मैप करते हैं. 1 से B, 3 से B, 5 2 6. इज दिस अ फंक्शन? क्विकली यस और नो, जल्दी. 4 को D एंड E से रिलेट करते तो फंक्शन नहीं होता. बिल्कुल आयुष. यदि किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हम बना देते तो वो फंक्शन बिल्कुल भी नहीं होता. ठीक है, सो दैट वुडेंट हैव बीन अ फंक्शन हियर, है ना? तो जब आप बताइए ये फंक्शन है कि नहीं, जल्दी. इज दिस अ फंक्शन? इज दिस रिलेशन अ फंक्शन और नॉट? Here relation R is, I am waiting, is a function, not a function. Navya is saying yes. That means according to Navya that's a function. Navya, isn't that? Ayush, Hemant, Nityanand, अगर B to A होता है फंक्शन नहीं होता. No. Ayush is saying no, फंक्शन नहीं होता. हाँ, B to A होता तो फंक्शन नहीं होता. बिल्कुल नित्यानंद की बात सही है, क्योंकि B की 2 इमेज हो जाती तो सिंगल इमेज होनी चाहिए. ठीक है, बट आयुष इज सेइंग नो. क्यों?
4 रिलेटिव, वेरी गुड आयुष, दैट्स इट, वेरी गुड। नव्या, देखिए आप थोड़ा गलती कर गए, नव्या एंड आई थिंक नितिन एंड ऑल्सो हेमंत, आई डोंट नो व्हाट्स योर आंसर। 4 अनमैप्ड है। 4 एक ऐसा एलिमेंट है, देखिए इस डेफिनेशन के 2 एस्पेक्ट हैं, एक ये और एक ये दोनों जब एक साथ फुलफिल हो रही होंगी कंडीशन, सिर्फ तभी आपका रिलेशन फंक्शन है। एक भी एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए सेट ए में। यहां पे देखिए एक भी एलिमेंट खाली नहीं था, और हर एलिमेंट की सिंगल यूनिक 1 इमेज होनी चाहिए। तो यहां पे 1 इमेज वाली क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा था, लेकिन एक एलिमेंट यहां पे खाली है, सो दैट्स नॉट अ फंक्शन, दैट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। वेरी गुड। सो नाउ आई एम टेकिंग अ वन मोर एग्जांपल हियर क्विकली। ए से बी 1 2 3 4 5 6 A B C D, बताइएगा 1A 2A 3A 4B 4C 5D 6C, is that a function or not? Quickly all of you, is this relation a function or not? जल्दी से बताएं, आंसर करें। Yeah, anyone? Is this relation a function? चलिए तब तक आप बताइए, हम कुछ तो लिखते ही हैं। So here that's a R, ये मैपिंग रिलेशन R शो कर रहा है। here R is, yeah, जल्दी बताओ बच्चों, आई एम वेटिंग। नॉट अ फंक्शन, नित्यानंद सिंह। अब नित्यानंद, रीजन? नो नव्या, वेरी गुड। रीजन आई थिंक आप लोग जान चुके हो, यहां भी 4 वॉज द कल्प्रिट और यहां पे भी कोइंसिडेंटली 4 इज द कल्प्रिट, इजंट दैट? है ना नित्यानंद, नव्या, आयुष, है ना? क्योंकि 4 2 से मैप है। ये एक ऐसा एलिमेंट है ए का जिसकी सिंगल इमेज नहीं है, एक से ज्यादा इमेज है। ये भी आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, वन लास्ट एग्जाम्पल है। तो देखिए ये 2 ही कंडीशन हो सकती हैं फंक्शन नहीं होने की, सिर्फ ये 2 कंडीशन। या सेट ए का कोई एलिमेंट खाली छूट जाए जो अनमैप्ड है, जिसका अनरिलेटेड है, नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन बी, या कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए सेट ए में, या ठीक है जिसकी एक से ज्यादा इमेज हो, या दोनों हो जाए, भाई छूट भी जाए और किसी की बात तो वही होगी, वो तो आप समझ रहोगे। अब एक हम बनाते हैं रिलेशन, ये ए से बी रिलेशन आर आपका 1 2 3 4 5, 4 ही पे चलिए छोड़ देते हैं, है ना, और 1 2 3 4, और यहाँ पे हमने लिखा ए बी सी, एंड नाउ इफ आई मार्क इट 1B 2B 3B 4B, बताइए इज दिस रिलेशन हेयर R is a function or not? Relation is a function or not a function? Let me know quickly. Very good आयुष, या वेरी गुड। ठीक है, तो जल्दी से ये भी बता दें, यहाँ पे जो रिलेशन R है वो फंक्शन है या नहीं है? बताइएगा। बच्चों Ayush is saying yes, Navya, Nityanand, Hemant, Navya is saying yes. So आंसर लिख दिया जाए। नित्यानंद, इट्स अ फंक्शन, वेरी गुड। सो चलिए इतने लोग कह रहे हैं तो मान ही लेते हैं, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, सो नाउ दैट मीन्स योर पीपल आर क्लियर। ठीक है, चारों की इमेज है और चारों की इमेज सिंगल है, सेम और डिफरेंट होने से कोई मतलब नहीं है, सिंगल इमेज ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दैट्स इट। तो ये हो गया आपका यहाँ पे फंक्शन। अच्छा, बस इतना ही एक डिफरेंस है रिलेशन की डेफिनेशन में और फंक्शन की डेफिनेशन में। ठीक है, तो इतने एग्जांपल के बाद आई थिंक यू पीपल आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट। एवरी एलिमेंट हैज सिंगल इमेज, आर यू सेइंग? वेरी गुड। ठीक है, अब यहां से एक स्टेटमेंट दिया था दैट एवरी फंक्शन हैज टू बी अ रिलेशन। भाई फंक्शन है तो रिलेशन होगा,
बट एवरी रिलेशन माइट नॉट बी अ फंक्शन. यू हैव सो मेनी एग्जांपल्स हियर. ठीक है, सो आई थिंक दैट्स क्लियर. अब देखिए आते हैं टर्म्स रिलेटेड टू फंक्शन. बस यही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे चैप्टर में. ठीक है, जो फंक्शन से रिलेटेड टर्म है उसे समझना. अब फंक्शन को प्रैक्टिकली समझना जिस रूप में आप उसे यूज कर रहे होंगे. ये तो अभी प्योर मैथमेटिकल फॉर्म था, प्योर मैथमेटिकल फॉर्म था. ठीक है, अब उस रूप फॉर्म में समझते हैं जिस फॉर्म में मैथ्स में वो आपके सामने आएगा. ठीक है, अब रिलेशन इज टोटली डिफरेंट, वो ज़्यादा हम लोग सामने नहीं आता. ठीक है, बट फंक्शन बहुत बार सामने आएगा, तो उसको आपको एग्जैक्टली समझना होगा. डेफिनीशन क्लियर हो गई, वो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हो सकता है आपके स्कूल एग्जाम में या कहीं भी इस पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए. ठीक है, और यहाँ यदि आपके दिमाग में है कि भाई इससे यहाँ पे फंक्शन में कौन कौन से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, तो वही टर्म, भाई रिलेशन ही तो है फंक्शन, एक स्पेशल रिलेशन है. तो जो रिलेशन से में टर्म है, जैसे डोमेन है, तो यहाँ पे भी फंक्शन का डोमेन होगा, बिल्कुल वही तरीका. अच्छा, फंक्शन का डोमेन तो और भी आसान है यदि आपको फंक्शन इस प्रकार से दे दिया जाए. क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सेट ए ये डोमेन होने वाला है. भाई आप इसी सेट में से तो डोमेन ढूंढ रहे थे, वो एलिमेंट जो किसी न किसी से उधर रिलेटेड है. तो फंक्शन तो तभी होगा जब हर एलिमेंट रिलेटेड होगा. तो यहां तो डोमेन को डोमेन दोनों फिक्स हैं. आपसे कहा जाए लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, चलिए ये भी हम एक जल्दी से पहले उतारते हैं. आपसे कहा जाए लेट, जैसे रिलेशन के लिए आर, यहाँ पे एफ, स्मॉल एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी द मोमेंट इट इज रिटन. जैसे ही ये लिखा गया, आप समझ लीजिएगा यहाँ डोमेन भी निकालने की इन दिस केस आवश्यकता नहीं है. यदि इस फॉर्म में फंक्शन जिस तरह से रिलेशन लिखा जाता है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, जिस तरह से रिलेशन दिखाया जाता है मैपिंग में, उसी तरह से यदि मैपिंग में या ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में फंक्शन लिखा जाए तो डोमेन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है. जो पहला सेट है वो डोमेन है और ये जो है वो कोडोमेन है. ठीक है, हाँ, कोडोमेन में वो सारे एलिमेंट्स रेंज हैं जो किसी न किसी की इमेज है. तो यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट रेंज है, रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट है, क्योंकि कोडोमेन का सिर्फ यही एक एलिमेंट है जो सबकी इमेज है. ठीक है, ये तो फंक्शन था ही नहीं, ये फंक्शन था नहीं. इधर ये फंक्शन था, तो ये ए छोड़ के बी सी डी ई एफ ये सारा का सारा यहाँ पे रेंज का पार्ट है. ठीक है, तो ये सारा का सारा यहाँ पे रेंज का पार्ट है. बट डोमेन में कोई डाउट नहीं है, डोमेन में कोई डाउट नहीं है. दिस एंटायर सेट इज द डोमेन if at all someone is giving you a function in terms of mapping like this और in terms of ordered pair जो हम लोग पहले देख चुके हैं. ordered pair में देखिए डोमेन है तो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन, रेंज है तो सेकंड एलिमेंट्स का, हर ordered pair का कलेक्शन रेंज है. ठीक है, तो ये तो हो गया बिल्कुल मतलब क्लासिकल वे ऑफ नोइंग इट. अब फिर से हम वही आते हैं, तो ये तो टर्म्स भी वही हो गए. ठीक है, बट नाउ आई जस्ट विश कि आप फंक्शन को उस फॉर्म में समझें जिस फॉर्म में हम इसे यूज कर रहे होंगे. तो हेमंत, यू आर देयर, वेरी गुड. देखिए, फॉर मी व्हाट इज द फंक्शन? फॉर मी फंक्शन इज अ परफेक्ट वर्किंग मशीन. परफेक्ट वर्किंग मशीन. बस आप इसको ध्यान में रखिए. ठीक है, और आप समझ जाओगे फंक्शन प्रैक्टिकली क्या है. मतलब जब भी आपके सामने फंक्शन वर्ड आए तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, विजुलाइज इट कि हम बात किसकी कर रहे हैं. ठीक है, नाउ हाउ डू वी डिफाइन अ परफेक्ट वर्किंग मशीन हियर? वेरी गुड हेमंत. या देखिए, ये मान लीजिए एक मशीन है. अब आप कैसे समझते हैं एक परफेक्ट वर्किंग मशीन को? आप क्या समझते हैं? परफेक्ट वर्किंग मशीन हमारे लिए वो है जिसमें यदि इनपुट दिया जाए तो उसका आउटपुट फिक्स हो. यही तो है ना, मतलब सेम इनपुट के लिए जो आउटपुट है वो फिक्स होना चाहिए. मतलब एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए. एक से ज्यादा आउटपुट हो गया तो मशीन किसी काम की नहीं हमारे लिए. ट्राई टू इमेजिन एग्जाम्पल. देखिए, मान लीजिए एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मशीन है. एज्यूम करिए एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जहाँ कपड़े वपड़े बनते हैं, वहाँ एक मशीन है. मशीन है यार्न, थ्रेड को क्लोथ में स्टिच करने का, क्लोथ में कन्वर्ट करने की. ठीक है, अब इस मशीन का इनपुट क्या है? थ्रेड. आउटपुट क्या है? क्लोथ.
समझिएगा, फंक्शन मशीन ही है। तो मशीन का इनपुट चाहिए, मशीन का आउटपुट आपको मिलेगा। इनपुट आप दोगे मशीन को, आउटपुट मशीन आपको देगी। ये भी रिलेशन याद रखिएगा। भाई आपके सामने एक कपड़ा बनाने वाली मशीन है, तो आप इनपुट तो आप दोगे ना, मशीन थोड़ी इनपुट जबरदस्ती ले लेगी कोई। इनपुट आप दे रहे हो और कपड़ा बना के मशीन आपको देगी, तो आउटपुट जो दिया वो मशीन ने दिया। ठीक, अब आपने उसे कॉटन का थ्रेड दिया, और यदि मशीन आपकी समहाउ ऐसी है कि वो कभी उस कॉटन थ्रेड से पॉलिस्टर का कपड़ा देगी, दैट्स नॉट पॉसिबल, बट स्टिल जस्ट इमेजिन, वो मशीन ऐसी है कि कभी कॉटन थ्रेड देने से पॉलिस्टर का क्लोथ मिल रहा है, कभी कॉटन का क्लोथ मिल रहा है, कभी उलन मिल रहा है। अब ये बताइए, क्या वो मशीन आपके किसी काम की है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई आपको एक्चुअली ये थोड़ी है कि जो मिल जाए सो निहाल टाइप, है ना, कि जो आ जाए आप उसी में खुश हैं। एक मिनट, वन आउटपुट या वेदर देयर इज इनपुट बी मोर देन वन, राइट हेमंत, ठीक है। तो देखिए, तो मशीन वही काम की है ना जहां पे आपको पता हो हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है। अरे वो मशीन किस काम की, जहां बैठे बाहर बैठे आप सोच रहे हैं कि आज क्या मिलेगा, पता चला आपको कॉटन का कपड़ा आप चाह रहे हैं और आपको सारा वुलन और पॉलिस्टर मिल गया, सब वेस्ट। समझ गए? तो ये मशीन की कैरेक्टरिस्टिक ही फंक्शन है। वो कैरेक्टरिस्टिक आई एम रिपीटिंग, जो आप इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट फिक्स है, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं हो सकता। ठीक है, फिर से आप जूसर ले लीजिए, आपने ऑरेंज के पीसेस डाले तो कभी एप्पल का जूस आ जाए, कभी बनाना शेक आ जाए, कभी ऑरेंज जूस आ जाए, क्या वो जूसर किसी काम का है? तो नहीं है। ऑब्वियसली जब आप ऑरेंज के वो पीसेस डालेंगे तो ऑरेंज जूस ही सामने आएगा ही वही, क्योंकि मशीन ही है, मशीन की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, सो दैट्स इट, मशीन फंक्शन मशीन ही है। आप जब एक इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट फिक्स है, एक ही आउटपुट आएगा, इसीलिए एक से ज़्यादा आउटपुट आया तो वो फंक्शन नहीं है, मतलब मशीन फेल हो गई, मशीन खराब हो गई, तभी वो कभी कुछ दे रहा है कभी कुछ दे रहा है। आप मशीन तुरंत ठीक करवाओगे या चेंज करोगे। ठीक है, ये पहला। और दूसरा आता है, तो आप समझिए, पहले तो सही समझिए, इनपुट आप देते हो मशीन में, आउटपुट मशीन देता है आपको। नॉर्मली आप अपने आप से पूछो कि मशीन में जो आप इनपुट दे रहे हो आपको कंसर्न किससे होता है? आपका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ आउटपुट से होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट से होता है। बहुत ही कम लोग, आई एम नॉट सेइंग कि क्या कोई, मतलब शायद ही कोई, आई नो कुछ तो होंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जिनको इससे कंसर्न हो रहा है कि मशीन के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है भाई, आपको जूस पीना है, आपने बनाना पीस डाले, बनाना शेक बन के तैयार हो गया, यू आर हैप्पी एनफ, आपने पिया चल दिए। कौन सोच रहा है अंदर क्या हो रहा है, अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ठीक है, तो यही फंक्शन के साथ है। हमें कोई मतलब नहीं फंक्शन क्या कर रहा है, हमें मतलब हमने जो इनपुट दिया उससे और जो फंक्शन ने, मशीन ने हमें आउटपुट दिया उससे। ये पॉइंट आई बिलीव सबको क्लियर है। सो फंक्शन इज अ परफेक्ट वर्किंग मशीन। फॉर एवरी इनपुट यू शुड गेट अ फिक्स्ड सिंगल आउटपुट। तो मशीन से कंपेयर करिए। अब जो इनपुट है इसे हम डोमेन कहते हैं, जो मशीन का इनपुट है इसे हम डोमेन कहते हैं, और जो मशीन का आउटपुट है उसे हम रेंज कहते हैं। तो जो फंक्शन का इनपुट है उसे हम डोमेन कहेंगे, और जो फंक्शन का आउटपुट है बच्चों उसे हम रेंज कहेंगे। तो डोमेन आप फंक्शन को दोगे, मशीन का इनपुट आप देते हो और मशीन आपको आउटपुट देती है, तो फंक्शन जो आपको आउटपुट देगा वो रेंज का पार्ट होगा। अभी एग्जांपल लेंगे हम लोग, विल टेक एग्जांपल्स। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग ऑल्सो, कि डोमेन कुछ भी नहीं हो सकता। समझिएगा, हर मशीन का इनपुट की एक लिस्ट होती है। अभी ध्यान दीजिएगा भाई, आपके सामने मान लीजिए आपको जूसर ही ले लीजिए। ठीक है, अब आप एक दिन कहो नहीं हम जूसर में नारियल बिना तोड़ के, बिल्कुल जो वो हार्ड वाला नारियल विद कवर नहीं आता वो डाल देंगे और जूस लेंगे, क्या होगा? कैन यू इमेजिन? मशीन टूट जाएगी, मशीन इज बाउंड टू फेल। ये आपकी वॉशिंग मशीन है। ठीक है, अब एक दिन आप इतने बड़े बड़े ईंटें पत्थर ले आओ, कह दो डाल के हम उसे धुलेंगे, क्या होगा? मशीन इज बाउंड टू फेल। ठीक है, हर मशीन का एक डिफाइंड इनपुट आता है। डिफाइंड इनपुट मतलब एक लिस्ट आती है, भले ही वो आप देखो ना देखो,
बट बता ये तो पता ही होता है ना, एक अंदाजा होता है, ठीक है, कि इसके बाहर हम कुछ नहीं डाल सकते। नाउ दैट डिफाइंड इनपुट इज द डोमेन ऑफ द मशीन। मशीन का डोमेन है, उसके बियॉन्ड यदि आपने कुछ भी इनपुट दिया तो मशीन फेल हो जाएगी। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनके इनपुट फिक्स्ड हैं, डोमेन फिक्स है। उस डोमेन के आगे बढ़ के यदि आप कोई भी इनपुट दोगे तो फंक्शन इज बाउंड टू फेल। बाउंड टू फेल मीन्स इट वोंट गिव एनी आउटपुट टू यू। एम आई क्लियर? तो डोमेन क्या हुआ? डोमेन इज नथिंग बट द डिफाइंड इनपुट ऑफ द मशीन। जिस इनपुट के बियॉन्ड आप मशीन में कोई इनपुट नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मशीन, आपने कॉटन के कपड़ा बनाने के लिए मशीन लगाई हुई है, तो आप उसमें अब आप आयरन का थ्रेड डाल दोगे तो मशीन इज बाउंड टू फेल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डिफाइंड इनपुट जो मशीन का है वही फंक्शन का डोमेन है, वही मशीन का डोमेन है। सो डोमेन वर्ड आपके दिमाग में बिल्कुल रच बस जाना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। अब समझिए, फंक्शन को हम f ऑफ x, इतना बड़ा f नहीं, ऑफ कोर्स छोटा सा f बनाएंगे, ठीक है। जो थोड़ा जो भावुक हो गए जोश में आके हमने बड़ा सा f लिख दिया है। लॉगरिथम फंक्शन विल यू टीच, बिल्कुल बिल्कुल। आप लिस्ट देखो हेमंत बेटा, लॉग के बिना कैसे जीवन आगे बढ़ेगा, ठीक है। लॉग के बिना तो जीवन ही नहीं कटेगा। लॉग हम डेफिनेटली पढ़ाएंगे, ठीक है। हैव पेशेंस। आप वो हमने पोस्ट डाला हुआ है, एक बार आई विश कि आप लोग सब लोग देख लें बच्चों से, है ना, तो आपको अंदाजा रहेगा वॉट एवर टॉपिक्स आई एम गोइंग टू। उस पर एक पोस्ट में बस एक गड़बड़ हो गई, शेड्यूल थोड़ा सा बिगड़ गया है, ठीक है। आई गॉट क्वाइट बिजी, ठीक है। तो बट शेड्यूल जो भी है, टॉपिक्स वो सारे होंगे। हमने कहा फंक्शन है एक्स क्यूब। समझिए, फंक्शन को नॉर्मली हम एफ ऑफ एक्स या स्मॉल अल्फाबेट जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, कुछ भी लिखिए स्मॉल अल्फाबेट से, नॉर्मली एफ ऑफ एक्स। यदि एक फंक्शन मानना है तो एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यूब है, ठीक है। अब देखिए, आपने कहा हम पुट एक्स इज इक्वल टू 2, तो फंक्शन ने हमें क्या दिया? जब एक्स को 2 रखा तो 2 क्यूब, तो फंक्शन ने हमें 8 दिया। तो जो वैल्यू आपने फंक्शन को दी वो इनपुट है, और जो फंक्शन ने आपको दिया वो आउटपुट है। तो जब आपने 2 वैल्यू रखी तो फंक्शन ने आपको 8 दिया, वो आउटपुट है। तो इनपुट डोमेन का पार्ट है, आउटपुट रेंज का पार्ट है, ठीक है। आप कहोगे नहीं है, चलो हम कुछ और देते हैं, -3 रखेंगे, तो एफ ऑफ -3 कितना? तो -3 का होल क्यूब -27, तो ये आउटपुट है और ये आपका यहाँ पे इनपुट है। सिंपल। अब यहाँ पे सोचिए कि एक्स क्यूब एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसी मशीन है, क्या यहाँ पे आपको एक्स के लिए किसी रेस्ट्रिक्शन की आवश्यकता है? तो आई डोंट थिंक। आप यहाँ पे एक्स जो मर्जी है वो रख लीजिए। एक्स को पॉजिटिव रखिए तो भी आपको आउटपुट मिलेगा, एक्स को निगेटिव रखिए तो भी आउटपुट मिलेगा, ठीक है। राइट डोमेन, बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, ओके। सो एक्स को आप एक्स को जो रखिए उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएगा। इसका मतलब इसके डोमेन में कोई समस्या नहीं है। एक ऐसी मशीन है जिसमें आप जो मर्जी इनपुट रख सकते हैं, आपको कोई ना कोई आउटपुट मिल जाएगा। आई बिलीव आप सब समझ गए होंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने एफ ऑफ एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब आप बताइए यहां की समस्या। हमने कहा पुट एक्स इज इक्वल टू 2, तो ठीक है भाई, एफ ऑफ 2 हो गया √2, कोई समस्या नहीं। बट इफ आई से पुट एक्स इज इक्वल टू -3, तो यहां पे एफ ऑफ -3 क्या? ये शायद आप सारे बच्चों को पता होगा। डू वी डिफाइन स्क्वायर रूट ओवर अ नेगेटिव नंबर? सो आंसर इज नो। ये आप कहोगे अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया, दिस इज अनडिफाइंड, संभव ही नहीं है। अब मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आउटपुट आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर के ऊपर होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसका मतलब ये इनपुट गड़बड़ आ गया, ठीक है। सो दिस इज आउट ऑफ डोमेन। आपने जो मशीन कौन सी है? मशीन है √x की। आपने इस मशीन का जो डिफाइंड इनपुट था उसके बाहर का आपने कोई इनपुट दे दिया, मशीन इज बाउंड टू फेल, यू वोंट गेट एनी आउटपुट फ्रॉम दैट मशीन। अब यहां पे आपको समझ में आया कि हाँ, यहां पर फिर कॉम्प्लेक्स में भी आउटपुट मिलेगा। बिल्कुल। देखिए एक चीज यदि आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट एक चीज जान लीजिए कि कुछ भी हम जब कैलकुलस की बात करेंगे,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, तो वी वोंट टेक कंसीडर एनीथिंग विच इज नॉन रियल, ये समझना बच्चों। ऑफ कोर्स अंडर रूट ऑफ -3 जिसे पता है उनके लिए √3 आयोटा होता है, नहीं पता तो अभी उस चीज को भूल जाएं, बट √3 आयोटा होता है, बट आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमेन रेंज, सो इट्स वेरी क्लियर वी आर टॉकिंग अबाउट रियल इनपुट रियल आउटपुट। ओके आयुष बेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे नेगेटिव नंबर, एक्सक्लूड देयर नेवर बी अ नेगेटिव नंबर, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे अब आप देखिए, आप कहोगे ओके देयरफॉर डोमेन मतलब डिफाइंड इनपुट ऑफ fx which was √x is, बताइए क्या, x greater than equal to 0। मानते हैं बच्चों भाई x 0 हो या 0 से बड़ा हो, भाई 0 का स्क्वायर रूट तो 0 है, तो आपने जब 0 इनपुट दिया तो आउटपुट मिल गया 0। अब 0 से बड़ा कोई भी इनपुट दीजिए आपको आउटपुट मिल जाएगा, तो ये इसका डोमेन आ गया, ठीक है। सो यू कैन हैव फंक्शन, यू कैन हैव मशीन इन मैथमेटिक्स where there is no restriction over the domain. You can have machine in mathematics, function in mathematics which has restricted domain. तो ये मशीन की कैरेक्टरिस्टिक है, समझिएगा, ये मशीन की कैरेक्टरिस्टिक है। तो मतलब अब आपके लिए ये बहुत नेचुरल हो सकता है, √x है तो x पॉजिटिव है, बट क्यों है का आंसर किसी के पास नहीं, क्यों है का आंसर किसी का पास नहीं, द वे इट हैज बीन डिफाइंड। अब कोई कहेगा नहीं स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, तो स्क्वायर क्यों नहीं निगेटिव हो सकता। सी इट्स मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की एक बड़ी अच्छी बात है, देयर इज नथिंग रियल, लाइक रियल मीन्स फिजिकली हैपनिंग इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके सामने धरती पे आपके साक्षात आपके सामने हो रहा हो, ठीक है। तो बात ये है कि जैसे हमने आपसे कहा था भाई आपके मशीन में आपसे क्या मतलब है, आपका मतलब सिर्फ ये है कि भैया हमने ऑरेंज के पीस डालें तो हमें ऑरेंज जूस पीना है, एप्पल पीस डालें तो हमें एप्पल जूस पीना है। आर वी एवर कंसर्न कि हो क्या रहा है, क्यों, आई एम नॉट, एटलीस्ट द सेम यू नीड टू लाइक रिमेंबर फॉर फंक्शन। फंक्शन एक मशीन है, अंदर क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता। मतलब एक मशीन बना के बिल्कुल पैक करके आपको दे दी गई, आप उसे ना खोल सकते हो ना अंदर देख सकते हो क्या हो रहा है, बस आपका मतलब सिर्फ इनपुट आउटपुट से है। यही मतलब आप फंक्शन से रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फंक्शन मशीन डिसाइड करेगा कि वो आउटपुट क्या मिलेगा। क्यों है इसका आंसर नहीं मिल पाएगा। डोमेन में ये क्यों नहीं इनपुट डाल सकते, इसका आंसर आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें कुछ दिमाग में बिल्कुल बस रचा बसा लीजिए कि वो एक मशीन है जो सील्ड है, जिसको आप ना खोल सकते हो ना अंदर झांक सकते हो क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपका कंसर्न सिर्फ इनपुट और आउटपुट से है। इनपुट आप दोगे, मशीन जो आपको आउटपुट देगी आपको एक्सेप्ट करना होगा, वही उसका आउटपुट है, ठीक है। तो अब बात आती है जो इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है डोमेन का। तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, थोड़ा जल्दी से समझेंगे कि ठीक है, जिनके डोमेन पे हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। 0 to ∞, ओके। इंटरवल, बिल्कुल हेमंत, हम लोगों ने इंटरवल शायद लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जस्ट अ मिनट, आई थिंक क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, जस्ट अ मिनट बच्चों। Am I back? हेलो हेलो, हेलो बच्चों, आई थिंक देयर सम network issue. या आयुष, लैग आ गया, नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया।
Let's wait for a few minutes. Yeah, am I back? Hello, hello. Anyone? Am I audible? Ayush, Hemant, Navya, Nityanand? Nityanand, yes. Okay, okay. Fine, Hemant and Nityanand. चलिए चलिए, तो आई एम बैक. ओके, नाउ गुड. राइट. देखिए, अब आते हैं डोमेन पे. तो हेमंत, जो आपने आंसर दिया 0 टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सही है, बट 0 पे क्लोज लगा देंगे, क्लोज ब्रैकेट. आपने शायद ओपन ब्रैकेट लिखा हुआ है, ठीक है, क्लोज है क्योंकि 0 इंक्लूडेड है ना. तो इसे यदि इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे, नव्या आई थिंक अब आप इंटरवल वाला फॉर्म समझ गए होंगे. x बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू इन्फिनिटी. तो ये इंटरवल वाला फॉर्म था. चलिए अब देखिए, कुछ फंक्शंस और उनके डोमेन को हम समझ लेते हैं, ठीक है. देखिए, फंक्शंस और उनके डोमेन. चलिए, लगे हाथ थोड़ा सा रेंज भी लिख लेंगे. अभी ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन की तरह से हम आपको दे रहे हैं, ठीक है. वंस यू पीपल विल गेट फैमिलियर, कंफर्टेबल विद दीज फंक्शंस, ठीक है, तो ये आपके लिए उतनी ही सुलभ, सुगम हो जाएंगे जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स क्यूब, जैसे रूट एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, उसी तरह से, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले हर्षित यू आर देयर, वेरी गुड हर्षित. आयुष, ओके फाइन, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, चलिए स्टार्ट ही करते हैं. हेमंत का क्वेश्चन था कि क्या हम लॉग फंक्शन करेंगे, तो लॉग हम बहुत डिटेल में करेंगे, वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो एक सेपरेट टॉपिक हमने डाला हुआ है, आप देखिएगा शेड्यूल में, ठीक है. जो ब्रिज कोर्स की क्लासेस है उसमें हमने सेपरेट टॉपिक डाला हुआ है. तो आई विल बी टेकिंग इट अप इन क्वाइट डिटेल, बट यहाँ पर ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है. नाउ दैट्स योर लॉग फंक्शन. मशीन है, मशीन लॉग है, ठीक है. पढ़ते कैसे हैं इसे, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए. ये बेस में है, जी के नीचे बिल्कुल बॉटम पे लिखा हुआ है ए, ठीक है. कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे समझाते हैं कुछ एग्जांपल. जैसे log of 2 to the base 3, हाउ विल यू रीड इट, log of 2 to the base 3, ठीक है. जैसे लिखना है ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. सो log of 2 to the base 3, log of 1/3 to the base 5, या log of 7, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, कुछ तो है ये रेस्ट्रिक्शन, वो भी हम बताएंगे, टू द बेस 1/2, व्हाटएवर, ठीक है. तो ये लिखने का तरीका है. लॉग एक मशीन है, एज आई सेड, लॉग यहाँ पे एक मशीन है, ठीक है. नॉर्मली जिसका बेस आपको बता दिया जाता है, इनपुट आप देते हो, मान लो कहा गया लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 3. अब आप यहाँ पे इसका इनपुट दोगे जो कि x है, लॉग आपको आउटपुट देगा, जो भी मिले आपको आउटपुट, ठीक है. तो इस मशीन का डोमेन मतलब इस मशीन का डिफाइंड इनपुट क्या है, इसका डिफाइंड इनपुट है x ग्रेटर देन 0. मतलब क्या हुआ, इंटरवल फॉर्म बच्चों, 0 पे ओपन से इन्फिनिटी. हेमंत, नव्या, आयुष, हर्षित, नित्यानंद, ओके. तो ये हो गया आपका यहाँ पे इसका डोमेन. इंटरवल फॉर्म आई थिंक सबको क्लियर है, लास्ट क्लास हमने डिटेल में डिस्कस किया था. 0 पे ओपन, क्योंकि 0 इनपुट लॉग नहीं ले सकता. नाउ डोंट आस्क मी व्हाई, एज आई सेड, मशीन से आपने कभी नहीं पूछा, ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है. तो आप उसी लॉजिक को हम यहीं पे आपसे कहेंगे, आप हमसे भी ना पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है. ये बहुत डिटेल में जब जाएंगे तो भी सबका नहीं, कुछ आप हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ इसका ये है, इसका ये है, ठीक है. बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. आपको आपका पर्पस मशीन में क्या है, क्या आप उसे क्या इनपुट दे सकते हो, वो पता होना चाहिए, वरना मशीन टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, फिर नहीं लानी पड़ेगी, फायदा क्या. और मशीन आपको आउटपुट, आपका पर्पस तो आउटपुट से है, बट इनपुट तो देना पड़ेगा ना. तो इनपुट तो पता होना चाहिए, तभी आप दे पाओगे ना कि क्या क्या इनपुट दे सकते हैं. बस वही पर्पस है फंक्शन में हमारा, डोमेन और रेंज से, ठीक है. तो डोमेन ये है. अच्छा, इसी के साथ साथ एक रेस्ट्रिक्शन लॉग में और है,
जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप यहां पे एग्जांपल देखिए, इनपुट पॉजिटिव, पॉजिटिव 0 से बड़ा, ठीक है, इनपुट 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 भी हो सकता है। आप बेस में देखो, 3 0 से बड़ा नॉट इक्वल टू 1, 5 0 से बड़ा नॉट इक्वल टू 1, 1/2 0 से बड़ा नॉट इक्वल टू 1। लॉग एक ऐसी मशीन है जिसमें दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, एक ऑफ कोर्स उसका इनपुट लाइक एवरी मशीन, बट यहां पे एक एक्स्ट्रा भी रिक्वायरमेंट है, वो इसका बेस। ठीक है, तो दोनों पे कंडीशन है। तो ये हो गया इसका डोमेन, और रेंज क्या है बच्चों, तो रेंज है इसका 0 से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सो इट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब कुछ भी, सारा पॉसिबल आउटपुट जो है वो लॉग फंक्शन आपको देगा। लॉग फंक्शन कैन गिव यू, प्रोवाइड यू ऑल पॉसिबल आउटपुट हियर। ठीक है, सो दिस इज अ फंक्शन विच कैन गिव यू ऑल पॉसिबल आउटपुट हियर। 2 रेज़ पावर x, 3 रेज़ पावर x, 7x इज एन इक्वेशन। हाँ बिल्कुल सही बात है, इक्वेशन द नंबर ऑफ सोल्यूशंस कैन बी। हेमंत आप इसे अगली देखिए, चलिए हम आपको वैसे ही यदि सोच के बताएं, देखिए ये आई डोंट थिंक ये अभी आप इस लेवल पे सॉल्व कर पाएंगे, है ना, बट डेफिनेटली आई कैन सॉल्व इट फॉर यू पीपल, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक लेवल में जो जेई लेवल है ना, उसका ये क्वेश्चन बनता है। आप इसमें क्या काम करिए, आप इसमें काम करें, इस फंक्शन को दोनों साइड पे हेमंत 7 रेज़ टू द पावर x से डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ द साइड बाय 7 रेज़ टू द पावर x। ओके, या रुको बता रहे हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 2/7 डिक्रीजिंग हो जाएगा, 3/7 डिक्रीजिंग 1। हाँ ठीक है, 7 रेज़ पावर x से डिवाइड करो तो एक ही सोल्यूशन आएगा, इट विल बी हैविंग ओनली 1 सोल्यूशन। ओके, या आई टोल्ड यू हेमंत, 7 रेज़ टू द पावर x से डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन आएगा राइट साइड में इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ यू विल बी हैविंग ओनली 1 पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, क्योंकि लेफ्ट साइड का जो आपके फंक्शन आएंगे वो सारे के सारे डिक्रीजिंग होंगे। डिक्रीजिंग मतलब आप जैसे जैसे इनपुट की वैल्यू बढ़ाते जाओगे आउटपुट और छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो वो एक ही बार सारे मिलके 1 वैल्यू देंगे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो 2 बार 1 दे दें। ठीक है, बट इसके डिटेल सोल्यूशन के लिए बहुत कुछ जानना होगा, तो अभी थोड़ा सा वो रेस्ट्रिक्शन है। अभी हमने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बताया, अभी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे आए ही नहीं, अभी तो पहला ही लॉग है। ठीक है, तो चलिए खैर ये हो गया, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना। तो लॉग फंक्शन आ गया, ये हमने मान लिया पहला। लॉग की प्रॉपर, एज आई सेड, लॉग पर हम एक सेपरेट क्लास लेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराएंगे सारी। लॉग एक ऐसा फंक्शन है जिसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, जो आपको केमिस्ट्री में बहुत मिलेगा, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी यूज होगा। तो लॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल बी टेकिंग ए सेपरेट क्लास। चलिए, आप क्योंकि चर्चा चलाई दी है हेमंत ने, तो एक ये फंक्शन है जिसे हम लोग एक्सपोनेंशियल तो आप लोग जानते हैं ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, बस फर्क ये है कि अभी तक आप फंक्शन की तरह से नहीं जानते थे, आप सिर्फ टर्म जानते थे एक्सपोनेंशियल, है ना, जैसे 2 रेज़ पावर 5, 2 रेज़ पावर a, तो वो एक्सपोनेंशियल हो गया। यहाँ पे x इनपुट है, ऑफ कोर्स आपको पता है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अब यहाँ पे कोई समस्या नहीं, आप x जो मर्जी ऐड दे दो, तो x आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये एक ऐसी मशीन है जिसका कोई भी इनपुट हो सकता है, बट यहाँ पे भी इसके 2 एस्पेक्ट हैं, एक बेस और एक पावर। पावर इनपुट है जो कुछ भी हो सकता है, बट बेस पे एक रेस्ट्रिक्शन है, बेस शुड बी ग्रेटर देन 1, 0। जो एक्सपोनेंट का बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो 0 से बड़ा, निगेटिव बेस पे ये फंक्शन आपका कभी भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका रीजन है, बट आई थिंक अभी रीजन पे नहीं जाते हैं। इसका रेंज रेस्ट्रिक्टेड है, रेंज है 0 से इन्फिनिटी। मतलब ये एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही आपको रेंज में देगी, निगेटिव वैल्यू नहीं दे सकती। ये 2 हो गए, तीसरा हो जाएगा, अच्छा ये लॉग था। थर्ड हम यहाँ पे लिखें तो उसी ऑर्डर में लिख रहे हैं टेबल में। ठीक है, फंक्शन है आपका रूट ऑफ x, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट चूंकि इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोले तो x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से इन्फिनिटी, है ना, और तो कोई है नहीं। रेंज, रूट एक ऐसा फंक्शन है जो इनपुट आउटपुट दोनों ही नॉन निगेटिव होता है, रेंज भी इसका 0 से इन्फिनिटी है। ऑफ कोर्स रूट x, रूट 2 पॉजिटिव, रूट कभी निगेटिव वैल्यू आपको दे नहीं सकता, और रूट ऑफ 0 0, सो 0 से बाद फिर आप वैल्यू बढ़ाते होगे, उसका आउटपुट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और एक एस्पेक्ट है डिनोमिनेटर, ये तो आप बचपन से जानते हैं।
डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। ये डोमेन की एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कंडीशन है, ठीक है, डोमेन की। डिनोमिनेटर कांट बी जीरो, ये डोमेन के लिए एक फंडामेंटल कंडीशन है, ठीक है। तो अभी के लिए हमने आपको क्या बताया, एक रेस्ट्रिक्शन आपकी स्क्वायर रूट के कारण आई। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो उसका इनपुट है, जो भी है, ठीक है, और उसका इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन निगेटिव, मतलब 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए। और एक रेस्ट्रिक्शन आया लॉग फंक्शन पे, ठीक है, एक रेस्ट्रिक्शन आया लॉग फंक्शन पे। लॉग फंक्शन का जो इनपुट है वो रेस्ट्रिक्टेड है, पॉजिटिव होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। हाँ, बेस ऐसा है तो बेस तो नॉर्मली आपको बताया जाएगा, बेस फिक्स करके दिया था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस फिक्स होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ यहाँ पे फंक्शंस। अच्छा, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन सेक हियर, राइट, वेरी गुड हेमंत, ठीक है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन सेक। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने रेशियोज पढ़े थे, ठीक है, वो अब आपके लिए फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए अब इसके आगे आप कभी भी नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये ध्यान रखिएगा। तो वो जो आपके दिमाग में इमेज होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो, उसको खत्म करिए। It's useful, it's still useful to convert sin to cos, cos to tan, whatever it is, but उस इमेज से बाहर आना पड़ेगा। Now that's a machine, sin फंक्शन है, एक मशीन है, ठीक है। तो sin x, cos x, tan x, cot x, sec x and cosec x, ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब ध्यान से समझ लीजिए। अभी हम सिर्फ पहले दो की बात करेंगे। इसका डोमेन, दोनों का डोमेन सेम है, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। साइन और कॉस ऐसी मशीन है, यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, आपको अगर कहाँ साइन में तो कॉस में तो हमने वही 5-6 एंगल देखे हैं, 0, 30, 40। अच्छा, दूसरी चीज आपके दिमाग में आ सकती है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है उसी में तो एंगल होता था जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करते हैं। तो भैया कैसे एंगल आपका 90 के ऊपर निकल जाएगा? सब खत्म। मशीन है, डोमेन, इनपुट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब -10, -100, √2, 1000, 10,000, जो मर्जी आप इसका इनपुट दे दो, सब चलेगा, ठीक है। रेंज इसकी क्या है? तो अच्छा, रेंज से आप थोड़ा सा फैमिलियर होंगे। इन दोनों की रेंज -1 से 1 है, सिर्फ इन दो की बात हो रही है। लेट मी इरेज दिस, ठीक है। यहाँ पे रेंज जो है वो दोनों की -1 से 1 है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये दो फंक्शन साइन और कॉस आप जान लीजिए। वाई एम आई नॉट टॉकिंग अबाउट टैन एंड कॉट? इसकी एक समस्या है, टैन होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और कोई समस्या नहीं है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और कॉस बहुत सारे जगहों पे 0 होता है। तो वो कहाँ कहाँ 0 होता है, इसके लिए फिर हमें डिटेल में कॉस को, साइन को समझना होगा। तो वो अभी नहीं, वो जब ट्रिग्नोमेट्री पे हम लोग आएंगे तब उसे डिटेल में समझेंगे। बट अभी आप सिर्फ इन दोनों के विषय में जान लीजिए, यही दो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपके सामने आएंगे जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे बताने का ये था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जगह आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो लॉग फंक्शन लिखने का तरीका हमने आपको समझा दिया, उसका डोमेन, उसका इनपुट आपको बता दिया, वो जो आउटपुट दे सकता है वो सारा आपको हमने बता दिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बता दिया, ठीक है। स्क्वायर रूट की कंडीशन बता दी, डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन, रेंज का रेस्ट्रिक्शन, और हमने आपको ये बात तो आपको बचपन से पता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन का हल, है ना। और व्हाट एल्स, आई थिंक दैट्स इट, ठीक है। तो अब क्या, यदि किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से हमें बता दें। अच्छा, तो एक मिनट, ही सेइंग, लेट मी सी व्हाट आयुष इज सेइंग। आयुष, जस्ट अ मिनट। आयुष सेइंग 2 की पावर 5 जैसे क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, रेंज ऑफ √x, वो हमने लिखवा दिया है ना। अच्छा, हेमंत इज सेइंग 0 to infinity, बट 2 की पावर 5 जैसे क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। आयुष, आई कुडंट गेट यू, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक बार आयुष वापस से बताइए आपका क्या मतलब है, ठीक है। देन आई मे आंसर यू, तो हो सकता है हम आपको आंसर कर पाए यहाँ पे जल्दी से, है ना। आयुष, एक बार बताएं, व्हाट डू यू वांट टू लाइक टेल मी हियर, और आस्किंग, व्हाट आर यू आस्किंग हियर? एनी अदर पर्सन हैविंग एनी डाउट? हर्षित, नित्यानंद, नव्या, आदित्य, एनीवन? हेमंत? यदि नहीं है तो आई थिंक वी शैल
एंड द क्लास एनीवन हैविंग? आयुष, आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ हाँ, -2 की पावर 6 में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ही इज सेइंग -2 रेज़ पावर 5। देखो अच्छा, अब हम समझ गए, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे आ गए ना। देखिए बिल्कुल सही बात है, आपका पॉइंट ठीक है। अब हमारा पॉइंट समझिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे हमने क्या कहा, a रेज़ टू द पावर x, जहां पे a जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाई इज इट सो? चलो, आपने कहा भाई a को हम -2 ले लेते हैं, हेमंत एंड आयुष, ठीक है, हम भी मान लेते हैं, ले लिया। आपने कहा -2 रेज़ टू, आप कहोगे कुछ नंबर, हम कहेंगे x, दोनों ही ठीक है, ठीक है। नाउ यू विल से x को 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कब कहा नहीं मानते, मान लेते हैं, ठीक है। हमने कहा, आपने कहा 2 मान लेते हैं, हम कहेंगे ठीक। अब हम आपसे कहते हैं x को 5/2 मान लीजिए। अब बताइए ये सही है कि गलत? तो आप कहोगे हाँ ये तो गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि -2 रेज़ टू पावर 5/2 तो क्या देगा, -2 रेज़ पावर 5 होल रेज़ पावर 1/2, 1/2 बोले तो स्क्वायर रूट ऑफ -32 अनडिफाइंड। तो आप कहोगे अच्छा तो क्या समस्या, इस पे तो डिफाइन है, तो इस पे नहीं डिफाइन, हम छोड़ देंगे पॉइंट। अब आप हमारी बात समझो, 2 पे डिफाइन है, 2 के बाद अगला नंबर कौन सा है, कोई बता पाएगा? रियल नंबर लाइन पे विच नंबर डू यू हैव आफ्टर 2? आयुष, हेमंत, क्विकली। हर्षित, नव्या, सब लोग आंसर करें। नंबर लाइन पे यदि हम हैं, इफ वी आर ऑन द रियल नंबर लाइन, नाउ विच नंबर डू वी हैव फॉर आफ्टर 2? हेमंत इज सेइंग 3 रेज़ पावर x प्लस होगा ना, +4 रेज़ पावर y इज इक्वल टू 77, 3 रेज़ पावर x डिवाइडेड बाय 2 -2 रेज़ पावर y इज इक्वल टू 7। आई थिंक यू वांट मी टू सॉल्व सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इसको एक बार देखना पड़ेगा हेमंत, जस्ट अ मिनट, इसको जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पहले देखिए, चलिए हम इसको जल्दी से पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, नंबर लाइन के बाद में 2 के बाद कौन सा नंबर, कोई नहीं बता सकता। नंबर है पक्का, सब जानते हैं, बट 2 के बाद जस्ट अगला नंबर कौन सा? आप कहोगे 2.000001, हम कहेंगे एक 0 पीछे और बढ़ा दो, ठीक है। तो 2 पे तो डिफाइन है। अब 2 के बाद जो अगला नंबर है वो किस फॉर्म में है, वो इस फॉर्म में है या ऐसे फॉर्म में है जिसका रूट, मतलब रूट के फॉर्म में है, इस इवन रूट नहीं डिफाइन होंगे। आयुष एंड हेमंत, आर यू पीपल गेटिंग मी? बेस निगेटिव कर लिया आपने, x इवन रूट के फॉर्म में आ जाए, जैसे 5/2, तो स्क्वायर रूट ऑफ रेज़ टू पावर 5 अनडिफाइंड। तो 2 पे डिफाइन है, 2 के जस्ट पहले जस्ट बाद जो भी नंबर है, हमें पता ही नहीं वो कौन से नंबर। जब ये नहीं पता कि वो नंबर कौन से हैं, हम कैसे कह पाएंगे कि उस नंबर पे ये फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है? तो आप सेलेक्टिव नंबर्स पे डिफाइन करोगे, सेलेक्टिव नंबर्स पे, वो सिर्फ पॉइंट्स पे डिफाइन है, ठीक है। और उसके आसपास आप, हम जब बता ही नहीं सकते वो डिफाइन है या नहीं, तो ऐसे फंक्शन का क्या लाभ? सो दैट्स द पॉइंट हियर, ओके आयुष एंड हेमंत, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आयुष, देखो आप बिल्कुल तेजी में समझे हो, वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। है ना हेमंत, आपका क्वेश्चन हम लिखे ले रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आई नीड टू थिंक ऑन इट। इट्स 3 रेज़ टू द पावर x, करेक्ट मी इफ आई एम राइटिंग इट इनकरेक्टली, एंड दैट्स अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू हियर, ठीक है। आप लोग भी सोचिएगा। एंड ये एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन, आई एम सॉरी हियर, सेकंड इक्वेशन इज 3 रेज़ टू द पावर x होल डिवाइडेड बाय 2। आई बिलीव सो कि x में है बाय 2, देन इट्स -2 रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू 7। हाँ, बट समझो, अरे नहीं, सेलेक्टेड नंबर पे डिफाइन होने से फंक्शन किस काम का? आप समझिए ना, आप समझिए, एक फंक्शन हम कह रहे हैं जो फॉर ऑल x डिफाइन है, तो आप कुछ भी इनपुट दे सकते हो। एक फंक्शन हम आपसे कह रहे हैं, देखो नंबर है, आप मशीन से कंपेयर तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब आप कहोगे नहीं ठीक है हम थोड़ा इनपुट देंगे, मशीन तो काम की है, बट 2 से बड़ा जस्ट नंबर आपको डालने की इच्छा, या आप डाल ही नहीं पा रहे हो। आप 2 मतलब एग्जैक्ट 2 नहीं, आपने कहीं गलती से भी कोई और नंबर डाल दिया 2 से बड़ा छोटा, तो आपको पता ही नहीं है फंक्शन मशीन काम करेगी नहीं करेगी, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स पे डिफाइन है हेमंत, उससे इन्फिनाइट में नहीं ज़्यादा पॉइंट्स पे वो अनडिफाइंड है, या
हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं डिफाइन। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि डजंट, मतलब वो ऐसा फंक्शन हमारे किसी काम का नहीं। अभी फंक्शन बारे में हम लोग अभी तो नहीं, लेकिन 12th क्लास आते बहुत कुछ पढ़ेंगे, तब आप रियलाइज करोगे वाई एम से किसी काम का नहीं, उसकी कॉन्टिन्यूटी, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी, उसका कर्व, बहुत कुछ, ठीक है, तो हम कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई 3x माइनस 4y, अच्छा ऊपर भी ओके और दूसरा वाला सही है, बताना जल्दी से। आई थिंक यहाँ पे x/2 होगा। हेमंत जल्दी से बताइए। हेमंत इज सेइंग इट्स नेगेटिव है, माइनस है, ओके। यहाँ पे जो हमें इसमें दिख रहा है, ये यहाँ पे x/2 है। हेमंत ये जल्दी बताओ हेमंत, ये सही है कि, मतलब ये सही है कि दिस शुड बी x/2 इन द पावर? हेमंत बेटा क्योंकि पता नहीं आप कहाँ हो भाई, जल्दी। यही दैट वाज एक्सपेक्टेड। उसका रीजन बता दें हमें क्यों लग रहा था, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, देखिए अब एक हिंट क्या जो हमें समझ में आ रहा है, इसका स्क्वायर है ये। इसको हम यदि लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इसे हम लिख सकते हैं 3x/2 होल स्क्वायर माइनस 2 रेज़ टू द पावर y/2 2 रेज़ टू द पावर y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 77। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर x/2 प्लस 2 रेज़ टू द पावर y a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 3 रेज़ टू द पावर x/2 माइनस 2 रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू 77। ठीक, अब यहां पे आपको ये दिया हुआ है 7, वैल्यू रखिए हेमंत, ये आ गया 7 11। दो इक्वेशन दोनों सॉल्व कर लो। 3 रेज़ टू द पावर x/2 प्लस 2 रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू 11। अच्छा, यदि यहाँ पे x और y पता है इंटीजर है, तो आप कॉम्बिनेशन ऐसे ही देख के बता सकते हो। मतलब 11 आने के लिए ये क्या 4 और 7 नहीं हो सकता, 3 की पावर में कौन सा 11 होगा? 3 + 8, हाँ, ये आपका 1 हो जाए और ये 3 हो जाए, एक कॉम्बिनेशन। 3 की पावर में 9 + 2, ये 2 हो जाए, ये 1 हो जाए, दो कॉम्बिनेशन। ठीक है, बट बेहतर तरीका है आप इसे सॉल्व कर लें। तो ये हो गया 2 टाइम्स 3 रेज़ टू द पावर x/2 इज इक्वल टू 18। तो 3 रेज़ टू द पावर x/2 इज इक्वल टू 9। तो x/2 ये हो गया 3 स्क्वायर, x/2 इज इक्वल टू 2, तो x हो गया 4। ये एक वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू आ गई आप यहाँ रखेंगे, आंसर आएगा हेमंत बेटा। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट। एम आई क्लियर? ओके हेमंत एंड एवरीवन, इज दैट ओके बच्चों? जल्दी। ठीक, आई थिंक आई एम डन, है ना? कोई डाउट तो नहीं है? नव्या, आर यू देयर? नित्यानंद? चलिए, तो आई थिंक वी शुड एंड इट हियर। ओके हेमंत, नाइस। ठीक है, तो चलिए लेट्स एंड द क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास अब हमें एक्चुअली नहीं पता है कौन सा टॉपिक है, वो आप लोग देख सकते हो। हर्षित, वेरी गुड हेमंत, चलिए नाइस, है ना? आयुष ओके फाइन, नित्यानंद ओके, नव्या फाइन। ठीक है, चलिए, है ना? तो अगली क्लास में जो भी है, नित्यानंद ओके, हर्षित इज सेइंग आई हैव अ डाउट। हर्षित जल्दी भेजो, जल्दी से बेटा। हर्षित आप डाउट भेज दो चैट पे, अब शायद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हर्षित, विल दैट बी ओके? ठीक है, अच्छा, मोर ओवर एक चीज़ बता दें, आप शेड्यूल जो है वो आप देख लीजिएगा, जो उससे पोस्ट में पड़ा हुआ है चैनल के, यूट्यूब चैनल के पोस्ट पे। ठीक है, फ्रॉम देयर यू विल कम टू नो। अरे नहीं हर्षित, देखो इस पे आप बिल्कुल न जाइएगा। डोंट बिलीव ऑन अदर्स। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं कि आपको इतना टफ लगा है, मतलब आई डोंट थिंक जो हमने आपको पढ़ाया होगा अभी तक आपको इतना टफ लगा है। और ये वो चीज़ हमने आपको पढ़ाई है जो नॉर्मली
ठीक है, जो नॉर्मली लोगों को टफ लगती है। ठीक है, तो यदि ऐसा नहीं लग रहा, ओके, हाँ या ओके, है ना, या हर्षित, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, है ना। तो आप उसके लिए परेशान बिल्कुल भी ना हो बेटा हर्षित, है ना। नॉर्मली जो आपको जो पढ़ाया जाएगा, ठीक है, आई स्ट्रांगली बिलीव समझ में आएगा, बट पेशेंस रखना होगा, है ना। डोंट लूज द पेशेंस। देखिए 10th में भी तो कुछ टॉपिक ऐसे आए होंगे ना जब लगता होगा नहीं समझ आए, करते करते समझ जाते हैं, है ना। यहाँ पे हमने आपको जो भी समझाया है आई बिलीव आप लोग समझे होंगे, ठीक है। और नहीं समझे हैं तो एक बार हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप वीडियो वापस से पॉज करके देख लें, फिर अगली क्लास में हमसे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसीलिए कोर्स है हर्षित, इसीलिए कोर्स बताया है कि मैथ्स लेके बच्चे परेशान ना हो, ठीक है। तो ये टू बी ट्रू, देखिए हम बता देते हैं, नित्यानंद की ये रिक्वेस्ट थी पहली, है ना। उसके बाद हमारी 2-3 और स्टूडेंट से बात हुई, दे सेड हाँ सर ऐसा कोई कोर्स अच्छा रहेगा, देन आई डिसाइडेड, है ना। सो क्रेडिट गोज टू नित्यानंद इन दैट केस, आई विल से, ओके। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मन का भ्रम, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, आयुष सिंह मन का भ्रम है। तो भ्रम तो हाँ, इस भ्रम से आप बाहर आइए हेमंत बेटा, थैंक यू, है ना। इस भ्रम से बाहर आइए, आप निश्चिंत रहो। श्रवण, है ना, हर्षित बेटा आप निश्चिंत रहो, है ना। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, जितनी हेल्प हो सकती है बिल्कुल करेंगे। अभी तो ये ब्रिज कोर्स है ना, काफ़ी आखिरी तक चलेगा हम लोग। केमिस्ट्री हार्ड लग रही है, अब इसमें तो बड़ा मुश्किल है, मतलब आई कांट कमेंट, है ना। दो आई यूज टू टीच केमिस्ट्री, आई हैव टॉट केमिस्ट्री ऑल्सो। केमिस्ट्री हमारा फेवरेट हुआ कर, मतलब मैथ्स इज माई अल्टीमेट फेवरेट लाइक टॉप सब्जेक्ट है, वो तो मतलब बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है वो, एक नेचुरल सा उसका मतलब एक कनेक्शन है मैथ्स से, है ना। बट आई यूज टू लाइक केमिस्ट्री ऑल्सो, केमिस्ट्री भी हमने पढ़ाई है हर चीज़, बट हेयर आई कांट टीच इट बिकॉज मतलब मैथ्स एक नेचुरल फ्लो है, पढ़ाते पढ़ाते वो नेचुरल फ्लो है। आपको क्या लगता है ये सब जो पढ़ा रहे हैं हम कहीं से पढ़ के याद करके नहीं आते हैं, इसीलिए आई लव टीचिंग दिस थिंग इन दिस फॉर्मेट मोर। बिना पीपीटी के पढ़ाना में ज़्यादा पसंद है, क्यों? क्योंकि आई एम फ्री टू राइट एनी एग्जाम्पल विच स्ट्राइक माई माइंड, आई एम फ्री टू चेंज द कोर्स एट एनी मोमेंट, ठीक है। तो ये हम ज़्यादा इसमें फ्रीडम फील करते हैं कि हमें लग गया, कुछ भी लग गया अचानक से हमने चेंज कर दिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाज नॉट द पार्ट ऑफ माई लाइफ, कुछ सोचा ही नहीं था हमने क्या क्या पढ़ाएंगे नहीं बताएंगे, बस हाँ एक्सपोनेंशियल तो बिल्कुल नहीं सोचा था। लॉग दिमाग में था, लॉग भी जब हेमंत ने कहा तो हमने कहा चलो एक बार डिस्कस करते हैं, तो लॉग की पूरी तो ऐसा नहीं हम बिल्कुल रट के आते हैं, तो ये नेचुरल फ्लो है। केमिस्ट्री में मतलब पढ़ाई है हमने, है ना, और बहुत फेवरेट भी था हमारा।